Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Let's begin another important video for upcoming AIMS NORCET 2022. Role of occupational health nurse include the following except occupational health nurse का कौन सा रोल नहीं होता? Option A, prevention of workplace accident and injury. Option B, promotion of health and work ability. Option C, improving environment health, occupational health workers. Option D, improve the productivity outcome workers. The right answer is option D. किसी भी सिस्टम में नर्सेस का वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल नहीं होता. इट इज़ नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए में किसी भी वर्क प्लेस में एक्सीडेंट और इंजरी को रिड्यूस करने के लिए नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है. बिल्कुल सही है ये. पेशेंट की हेल्थ और वर्क एबिलिटी को प्रमोट करना ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स के लिए इसेंशियल है. एंड ऑक्यूपेशनल एरिया में एनवायरनमेंट हेल्थ को बेहतर रखना ताकि वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर सकें, ये भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In rheumatoid arthritis, during the acute phase, the values which are significant are. अगर किसी व्यक्ति को rheumatoid arthritis disease हो जाए तो इसमें कौन सी लैब वैल्यूज हमें चेक करनी चाहिए? ऑप्शन ए, ESR and C reactive protein elevation. Option 2, renal function test elevation. Option 3, complete blood count elevation. Option 4, liver function test elevation. The right answer is option 1, ESR and C reactive protein elevation. रेमेटॉइड अर्थराइटिस डिजीज के अंदर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है और इन्फ्लामेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ESR और CRP का लेवल चेक किया जाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल चेक किया जाता है. इसके अलावा आप प्लाज्मा टॉक्सिसिटी लेवल को भी इस डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं. Next question. Boni test is used to confirm. बोनी टेस्ट का इस्तेमाल किसके कंफर्मेशन हेतु किया जाता है? न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस. The right answer is option 3. It is stress incontinence. स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मतलब है यदि किसी व्यक्ति को कफिंग के बाद यूरिन लॉस हो जाता है तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है. और इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद बोनी टेस्ट करवाया जाता है. बोनी टेस्ट बेसिकली ब्लैडर स्ट्रेस टेस्ट का ही एक फॉर्म है. Next question. The client whose admission is an involuntary admission is posted for electroconvulsive therapy. Based on this information,
नर्स डिटरमाइंस। किसी पर्सन को इनवॉलंटरी बेसिस पर एडमिशन दिलाया गया। अब इस पेशेंट में ईसीटी प्रोसीजर होना है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है इस प्रकार के एडमिशन वाले पेशेंट्स में इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी कहता है इस प्रकार के एडमिशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट फिजिशियन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी कहता है इस प्रकार के एडमिशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्लाइंट द्वारा ही दिया जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना है या नहीं, इस चीज का डिसीजन फिजिशियन लेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक रिटन पेपर होता है जिस पर यह चीज मेंशन होती है कि इस प्रोसीजर के बारे में पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बता दिया गया है, इस प्रोसीजर से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इस सभी के बारे में बता दिया गया है। इस प्रोसेस के इन सभी बातों को जानते हुए भी पेशेंट हॉस्पिटल में इस प्रोसीजर को करवाना चाहता है और इसमें अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए हॉस्पिटल किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सभी बातें बताने के बाद उस पर क्लाइंट या फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर लेना, कंसेंट साइन कराना या इन्फॉर्म कंसेंट लेना कहलाता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है, ना कि नर्सेस की। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पेशेंट मानसिक रूप से बीमार है लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर किया जा रहा है जिसमें जनरली कंसेंट लेना होता है तो आप उस मेंटली इल से कंसेंट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि पेशेंट चाहे मेंटली इल क्यों ना हो, आप उसके राइट को वायलेट नहीं कर सकते, उसके अधिकारों को आप नहीं कमजोर कर सकते। यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जब भी किसी पेशेंट का इनवॉलंटरी एडमिशन करवाया जाता है तो इस सिचुएशन में कोई और पर्सन्स पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, पेशेंट खुद या उसके फैमिली मेंबर्स इसके एडमिशन को नहीं करवाते। जनरली यहाँ पर ऐसे मानसिक रोगियों को लेकर आया जाता है जो कि समाज के लोगों के लिए खतरा बन रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजाइम रिलीज्ड बाय द स्पर्म which allows the penetration of ovum is called। स्पर्म के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाकर ओवम में एंट्री ली जाती है, पेनिट्रेशन किया जाता है? एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। Yes, exactly. Option B is correct here. हाइलुरोनिडेज के द्वारा ओवम में छेद किया जाता है यानी पेनिट्रेशन किया जाता है और इसी ओपनिंग से स्पर्म एंट्री लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? The right answer is ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा आई के इंटरनल पार्ट स्पेशली रेटिना आदि का असेसमेंट किया जाता है। स्टेथोस्कोप के द्वारा आप बॉडी साउंड्स को असेस कर सकते हैं, अस्कल्टेशन कर सकते हैं। ऑटोस्कोप के द्वारा हम ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं और परक्यूशन हैमर ऐसा डिवाइस है जिसका हेड पार्ट
रबर कोटेड होता है और इसके द्वारा बॉडी के अलग अलग हिस्सों में टैपिंग करके रिफ्लेक्स का असेसमेंट किया जाता है, साउंड प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग यूरिन फॉर। यूरिन में किसकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? शुगर, एसीटेट, एल्ब्यूमिन या फिर बाइल साल्ट्स? ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, एल्ब्यूमिन। यूरिन में एल्ब्यूमिन है या नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स द एंड ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब शुड बी लोकेटेड बिलो द वोकल कॉर्ड? एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने के बाद वोकल कॉर्ड से कितने सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? 1 से 2 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक एंडोट्रेकियल ट्यूब का जो एंड है उसे वोकल कॉर्ड से नीचे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? मई 12 को, अप्रैल 7 को, अप्रैल 1 को, जनवरी 26 को? याद रखिएगा, हर साल 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से आपसे इस बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम क्या थी? वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, हेल्थ प्रमोशन फॉर वेलबींग, health promotion for well-being, equity and sustainable development. This is the theme of World Health Day 2022. Health promotion for well-being, equity and sustainable development. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a characteristics of infant and young children who have experienced maternal deprivation is। अगर किसी इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन की मदर का डेथ हो जाए तो इस सिचुएशन में बच्चे में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए, टेंडेंसी टुवर्ड ओवर ईटिंग। ऑप्शन बी, रेस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई। ऑप्शन सी, प्रोननेस टू इलनेस। ऑप्शन डी, एक्सट्रीम एक्टिविटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी इन्फेंट की मदर की डेथ हो जाती है तो इस मदर को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाएगी और ब्रेस्ट फीडिंग ना मिल पाने के कारण
मदर चाइल्ड बॉन्डिंग ना हो पाने के कारण बच्चे में डिजीजेस के डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी ऐसे बच्चों में डिजीज डेवलप होने की संभावना बहुत रहती है, प्रोननेस टू इलनेस रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions require a higher PEEP to be applied in recruiting collapsed alveoli? अगर किसी क्लाइंट के लंग्स एल्वेलाइज कोलैप्स हो चुके हैं तो उस सिचुएशन में हाई पीप का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिचुएशन में कौन सी डिजीज है जिसके अंदर आपको कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई देखने को मिल सकती हैं, ये आपको बताना है। अस्थमा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर एम्फाइसीमा। The correct answer is option B, acute respiratory distress syndrome. पीप शब्द का फुल फॉर्म है पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। जब हम एक्सपायरेशन कर देते हैं तो हमारे लंग्स में पाई जाने वाली एल्वेलाइज चिपक ना जाएं, इस चीज को रोकने के लिए इनके अंदर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर भरी रहती है। जब पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है तो उसे हम वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं और वेंटिलेटर में जो पीप होती है वो इन एल्वेलाइज में एक्सपायरेशन के बाद मिनिमम एयर को भर के रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ पीप बढ़ाते हैं तो इससे पेशेंट में एक्सपायरेशन के बाद एल्वेलाइज में जो एयर बचती है वो बढ़ती है और इसे घटाते हैं तो ये एयर घट जाती है। तो आपको यहाँ पर पीप शब्द का मीनिंग, इसका फुल फॉर्म और ये किस सिचुएशन में काम आती है, तीनों चीजों का पता होना आवश्यक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ नियोनेटल टिटनेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। किसी नियोनेट में टिटनेस डिजीज ना हो जाए इसके लिए 5C टेक्निक या 5 क्लीन प्रैक्टिस इस्तेमाल किया जाता है। इस 5C प्रैक्टिस के अंदर कौन सा पॉइंट इंक्लूड नहीं है? The right answer is option 4, clean airway। 5 क्लीन प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहला सी क्लीन हैंड्स को बताता है, यानी कि जो व्यक्ति डिलीवरी करवा रहा है उसके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। सेकंड सी है क्लीन डिलीवरी सरफेस, यानी कि जिस जगह पर डिलीवरी कंडक्ट की जानी है या बच्चे को जहां पर लिटाना है वो जगह, वो सरफेस बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। थर्ड सी आता है क्लीन कॉर्ड केयर। फोर्थ सी आता है क्लीन कॉर्ड टाई और लास्ट आता है नो एप्लीकेशन ऑन कॉर्ड स्टम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल लेवल ऑफ रेडिएशन पर ईयर टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर शुड नॉट एक्सीड। किसी रेडिएशन एरिया में काम करने वाले वर्कर में रेडिएशन एक्सपोजर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 2 रैड, ऑप्शन बी 10 रैड, ऑप्शन सी 5 रैड, ऑप्शन डी 7 रैड। The right answer is option C 5 rad। अगर किसी व्यक्ति में 5 रैड तक का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार के इमीडिएट चेंजेस नहीं देखने को मिलते। वहीं अगर किसी व्यक्ति के अंदर
5 से 50 रेड का रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए तो उसके ब्लड वैल्यूज में हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को 50 से 150 रेड का रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो तो उसे नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिक जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को 150 से 1100 रेड का रेडिएशन एक्सपोजर फेस करना पड़े तो इमीडिएट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें उसकी ब्लड वैल्यूज चेंज होने लगेंगी और क्लाइंट के अंदर अदर सिम्टम्स जैसे कि वॉमिटिंग, फैटिक आदि तुरंत देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, condition in which there are no spermatozoa in the semen is termed as। अगर किसी पर्सन के सीमेन में स्पर्म्स ना हो, स्पर्मेटोजोआ ना हो, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एस्पर्मिया, एंजियोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया या फिर टेरेटोस्पर्मिया। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए को आंसर मान रहे हैं तो ये आपका आंसर गलत है। अगर किसी क्लाइंट के अंदर सीमन ही ना बने तो ये कंडीशन एस्पर्मिया कहलाती है। सेक्सुअल एक्ट के दौरान जब इजैक्यूलेशन होता है तो इजैक्यूलेशन में सीमन निकलता है, सीमन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। अगर मान लीजिए सीमन ही नहीं है तो ये कंडीशन एस्पर्मिया कहलाती है। एब्सेंस ऑफ सीमेन। अब आंसर बताइएगा। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है टेरेटोस्पर्मिया। टेरेटोस्पर्मिया का मतलब होता है माल फॉर्म्ड स्पर्म्स। अगर स्पर्म्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर सही नहीं हो तो ये कंडीशन टेरेटोस्पर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है एस्थेनोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया का मतलब होता है रिड्यूस और नॉन मोटाइल स्पर्म, यानी कि अगर स्पर्म्स में मोशन नहीं है, स्पर्म आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इजैक्यूलेशन के बाद वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक चल नहीं पा रहे हैं, गति नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कंडीशन एस्थेनोस्पर्मिया कहलाती है और इसके कारण इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। अब फाइनली आपके पास जो ऑप्शन बचता है वही आपका आंसर है एंजियोस्पर्मिया। अगर किसी क्लाइंट के सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं हो, स्पर्म्स नहीं हो, तो ये कंडीशन एंजियोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of oxygenation least likely produce anxiety and apprehension। इन चारों ऑप्शंस में से किस मेथड द्वारा यदि क्लाइंट को ऑक्सीजन डिलीवर करवाई जाए तो कम से कम एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट क्लाइंट को फील होगा? नेजल कैन्यूला, सिंपल फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। The right answer is option 1 nasal cannula। नेजल कैन्यूला या नेजल प्रोंग एक स्मॉल डिवाइस है जिसे आप सिर्फ नोज से नेजल से नेयर से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ बताए गए सभी स्ट्रक्चर साइज में काफ़ी बड़े हैं और इसे पेशेंट के नोज़ और माउथ को कवर करके लगाना होता है। नोज़ और माउथ एरिया कवर होने के कारण पेशेंट को घबराहट महसूस होती है। सबसे बेस्ट मेथड जो कि कम एंजाइटी प्रोड्यूस कराएगा वो है नेजल कैन्यूला। ऑप्शन ए करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most frequent etiologic agent of bacterial meningitis? इन चारों ऑप्शंस में से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, ये आपको बताना है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मैथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मोरैक्सेला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। The right answer is option D. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। टोटल केसेस का लगभग 50% इसी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब तक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन नहीं आया था, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के 70% केसेस का जो कॉज था वो था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखिएगा, जब तक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए वैक्सीन नहीं आया था तब तक 70% केसेस ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन इस वैक्सीन के आने के बाद 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों में इस डिजीज का होना इस कारण से बहुत कम हो गया और अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को हम लीडिंग कॉज मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूगोल्स सॉल्यूशन में क्या पाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन 1। देखिएगा, ल्यूगोल सॉल्यूशन जो है थायराइड सर्जरी में ब्लड लॉस को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ल्यूगोल सॉल्यूशन थायराइड वैस्कुलैरिटी को कम करके ब्लीडिंग कम करता है। इस ल्यूगोल सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम आयोडाइड का। ये 100 mg/ml की मात्रा में होता है। और सेकंड जो चीज़ आती है वो है आयोडीन। आयोडीन की मात्रा यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे 50 mg/ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, K-bind is given for patient with। K-bind किसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? The right answer is option 3, हाइपरकैलीमिया। जिन लोगों को किडनी डिजीज होते हैं उनमें पोटेशियम का लेवल बढ़ने पर के बाइंड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस के बाइंड के अंदर क्या होता है तो आप बताएंगे के बाइंड एक सैचेट के रूप में आता है। सैचेट का मतलब होता है स्मॉल पाउच। सैचेट का मतलब होता है स्मॉल पाउच। इस स्मॉल पाउच के अंदर कैल्शियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, इस सैचेट के अंदर कैल्शियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट होता है जो कि पोटेशियम के बढ़े हुए लेवल को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। अगर किसी क्लाइंट की पूरी बॉडी में सीवियर एडिमा हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? माइक्सीडीमा, पिटिंग एडिमा, एनासार्का।
डिपेंडेंट एडिमा। The right answer is option 3, एनासार्का। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर बहुत ज़्यादा और पूरे शरीर पर एडिमा हो तो ये कंडीशन एनासार्का कहलाती है। किसी पर्सन की बॉडी पर, कंप्लीट बॉडी पर बहुत ज़्यादा एडिमा हो तो इसे आप एनासार्का के नाम से जानते हैं। एनासार्का कंडीशन हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, लीवर फेलियर, लिम्फेटिक सिस्टम की प्रॉब्लम्स में हो सकती है। इस प्रकार की कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। एनासार्का को आप ड्रॉप्सी, मैसिव एडिमा, जनरलाइज्ड एडिमा आदि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 years old female with coarctation of aorta is admitted to labor room for elective LSCS. Which of the following is anesthetic technique of use? एक 30 साल की फीमेल है जिसमें कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा कंडीशन है और अब उसमें डिलीवरी होने वाली है। इस वुमेन के द्वारा LSCS सेक्शन से डिलीवरी करना चूज किया गया है, तो इस सिचुएशन में कौन सा एनेस्थीसिया आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ? स्पाइनल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया या फिर एलए विथ नर्व ब्लॉक? कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा का मतलब है एरोटा का पतला हो जाना, एरोटा का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, पतला हो जाना, डायमीटर में कम हो जाना। LSCS का मतलब है ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन सी जनरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करेंगे। LSCS के अंदर GA ही इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन that provides a combination of mechanically assisted breath and spontaneous breath is called. मान लीजिए किसी पेशेंट में वेंटिलेटर लगा है। अब ये पेशेंट कभी कभी खुद से एफर्ट करके सांस ले पा रहा है, लेकिन कभी कभी सांस नहीं ले पाता खुद से। तो इस सिचुएशन में आप वेंटिलेटर का कौन सा मोड ऑन करेंगे जिसमें पेशेंट जब खुद से सांस ले तो वेंटिलेटर उसे सांस ना दे, पेशेंट जब खुद से सांस ना ले पाए तो उस समय वेंटिलेटर तुरंत उसे सांस देने लगे? ये कौन सा मोड है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन बी इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, ऑप्शन सी पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। वेंटिलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। जब पेशेंट एफर्ट करके सांस ले ले तो उस समय वेंटिलेटर सांस ना दे, और जब पेशेंट सांस ना ले पाए तो तुरंत वेंटिलेटर सपोर्ट के रूप में सांस दे। तो ये मोड जो है वेंटिलेटर का इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन कहलाता है। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस मैंडेटरी वेंटिलेशन ऑप्शन ए में बताया गया वेंटिलेशन का वह मोड है जिसमें व्यक्ति अनकॉन्शियस होता है, खुद से सांस नहीं ले पाता, तो इस मोड को ऑन रखा जाता है ताकि वेंटिलेटर लगातार पेशेंट को ब्रीथ देता रहे, सांस देता रहे। अगर पेशेंट होश में आ गया
तो वो वेंटिलेटर द्वारा दी गई रेस्पिरेशन ब्रीथ को रेसिस्ट करेगा और पेशेंट और वेंटिलेटर के बीच में फाइट शुरू हो जाएगी और इस सिचुएशन से बचने के लिए हम उस समय पेशेंट को इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड पर शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor indicate that tracheostomy placement would be preferable to endotracheal intubation? किसी पेशेंट में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के बजाय ट्रेकियोस्टोमी की जाना बेहतर माना जाएगा, किस फाइंडिंग के बिहाफ पर? ऑप्शन ए, अगर पेशेंट अपने सिक्रीशंस क्लियर नहीं कर पा रहा है तो। ऑप्शन बी, अगर पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन ज़्यादा है तो। ऑप्शन सी, अगर पेशेंट में लंबे समय तक एयरवे को मेंटेन करना आवश्यक हो तो। ऑप्शन डी, यदि पेशेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा हो तो। किस फाइंडिंग के बिहाफ पर आप ये डिसीजन लेंगे कि पेशेंट में ईटी ट्यूब ना लगा करके ट्रेकियोस्टोमी करना बेहतर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर किसी व्यक्ति में लंबे समय तक आपको एयरवे मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है तो उस जगह पर ईटी ट्यूब की बजाय ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिचुएशन के होने पर आप स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं लगाएंगे? हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, इंक्रीज आईसीपी, एलएससीएस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज आईसीपी। यदि किसी व्यक्ति के अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है 15 mm ऑफ एचजी से ज़्यादा है तो इस सिचुएशन में न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया यानी कि स्पाइनल या एपिड्यूरल दोनों ही एनेस्थीसिया नहीं लगाए जा सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, clinically IUGR can be classified into इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन को आप क्लिनिकली किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं? प्रीमैच्योर एंड डिसमैच्योर, लाइट फॉर डेट एंड हैवी फॉर डेट, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल, प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म। The right answer is option C. इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है सिमेट्रिकल IUGR, इसे आप प्राइमरी IUGR के नाम से भी जानते हैं। टोटल IUGR जितनी भी होती हैं उनमें से 20 से 25% केसेस सिमेट्रिक IUGR के होते हैं। सेकेंड टाइप आता है असिमेट्रिक IUGR, इसे आप सेकेंडरी IUGR के नाम से भी जानते हैं। जब किसी बच्चे में सिमेट्रिक IUGR होता है तो इसकी कंप्लीट बॉडी का साइज रिड्यूस होता है, ऑल बॉडी साइज रिड्यूस या फिर लेस देन नॉर्मल। और यही असिमेट्रिक की बात की जाए तो इसमें सम पार्ट नॉर्मल, सम स्मॉल, यानी कि मान लीजिए जैसे बच्चे का हेड है ये तो नॉर्मल है
लेकिन बच्चे का जो लोअर बॉडी है या जो स्टमक वाला पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट है, ये मान लीजिए नॉर्मल से छोटा है, स्मॉल है। तो इस प्रकार की यदि एबनॉर्मेलिटी है तो आप इसे असिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहेंगे। और अगर बच्चे का पूरा साइज ही, कंप्लीट बॉडी ही उस उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले छोटी है तो इसे आप सिमेट्रिक इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट ऑफ टीसीए थेरेपी इंक्लूड। किसी क्लाइंट को टीसीए थेरेपी देने के दौरान कौन से एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं? एंटीकोलिनर्जिक शब्द का मतलब है ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोक दे। आपके ऑप्शंस हैं यूरिन रिटेंशन एंड ब्लड विजन, ऑप्शन 2 कॉस्मोल ब्रीथिंग, ऑप्शन 3 स्लीपलेसनेस, ऑप्शन 4 ट्रिमर्स एंड कार्डियक अरिथमियाज। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCA, एग्जाम्पल इमिप्रामिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर किसी क्लाइंट को आप TCA ड्रग देते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं, तो इससे उसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो यूरिन रिटेंशन, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ड्राउजीनेस आदि देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिसिटी। अगर किसी पर्सन ने ओपियोइड सब्सटेंस लिया और उसे इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो कौन से सिम्टम्स सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, डायलेटेड प्यूपिल, हाई फीवर, डिस्पनिया। ओपियोइड सब्सटेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल। ओपियोइड टॉक्सिसिटी होने के बाद व्यक्ति की आंखों की पुतलियां काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। ये ओपियोइड टॉक्सिसिटी की एक इम्पॉर्टेंट पहचान भी है। अदर सिम्टम्स की बात की जाए तो पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, हार्ट रेट कम हो जाती है, रेस्पिरेशन रेट भी कम हो जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर भी लो होने लगता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनली अब्यूज्ड ओपियोइड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, यानी कि ऐसे कौन से ओपियोइड सब्सटेंस हैं जिनका लोग अत्यधिक सेवन करके आदी हो जाते हैं, जिनकी लत लग जाती है, तो उसमें सबसे पहला आता है हेरोइन, जिसे आप ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है मैपेरिडिन, इसे आप पैथिडिन कहते हैं। फिर आता है नैलोरफिन, फिर आता है पेंटाजोसिन। ये सभी चीज़ें एब्यूज़ का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट में यूज़ होने वाले एड्रेस को आप क्या कहते हैं? किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। यूज़र आईडी, URL, होम पेज या डोमेन नेम। इस तरह के जीके क्वेश्चंस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नॉर्सेट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। The right answer is option B. It is called URL. URL इसका फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे यूनिफॉर्म
resource locator. Uniform resource locator is the full form of URL and it is a address of website. It includes website name with domain name. Next important question, which reflex is disappearing first during stages of anesthesia? किसी क्लाइंट में एनेस्थीसिया लगाने के बाद सबसे पहले कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है? क्रेनियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, आई लैश रिफ्लेक्स, लैरिंजियल रिफ्लेक्स। Important for NORCET exam. The right answer is option C. It is eyelash reflex. eyelash reflex को आप blinking eye reflex के नाम से भी जानते हैं। जब किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर कोई सब्सटेंस चला जाता है या जाने वाला होता है तो तुरंत हम अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, आई लैशेस को क्लोज कर लेते हैं। यही रिफ्लेक्स आई लैश रिफ्लेक्स कहलाता है। एनेस्थीसिया देने के बाद ये रिफ्लेक्स सबसे पहले डिसअपियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which diagnostic test utilizes a huge electromagnet that detects hidden tumors by mapping the vibrations of the various atoms in the body on a computer screen? आपको उस टेक्निक का नाम बताना है जो कि एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए हमारे शरीर में जो हिडन ट्यूमर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करती है। कैट स्कैन, MRI, रेडियोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड। The right answer is option 2, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे आप शॉर्ट में MRI के नाम से जानते हैं। MRI टेक्निक में मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हमारे बॉडी के इंटरनल टिश्यूज़ की इमेजेस निकाली जाती हैं जो कि डायग्नोसिस के लिए आवश्यक हों। इस मेथड में हम रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medication is added to the client's central line infusion or flush setup to maintain the patency of hemodynamic monitoring system? हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम को चालू रखने के लिए कौन सी मेडिसिन इन्फ्यूजन सेटअप में ऐड की जाती है? एस्प्रिन, हेपेरिन, नॉर्मल सेलाइन या फिर ज़ेंटेक? द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, हेपेरिन, जो कि एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है। इसे हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग सिस्टम में कैथेटर की पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए, कैथेटर की टिप पे कहीं क्लॉट ना बन जाए, इस चीज़ से बचाने के लिए इन्फ्यूजन सेटअप पर हेपेरिन मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mode of ventilation used with critically ill patient and allow the patient to self-regulate the rate and depth of spontaneous respiration but may also deliver a preset volume on frequency of breath? आपको वेंटिलेटर के उस मोड का नाम बताना है जो कि क्रिटिकली इल पेशेंट में यूज़ किया जाता हो और पेशेंट द्वारा अगर रेस्पिरेशन की कोशिश की जाती है तो ये
मोड पेशेंट के एफर्ट्स को रोकता नहीं है, बल्कि वो जितना चाहे ब्रीथ इन आउट कर सकता है, लेकिन आपने जितनी मिनिमम ब्रेथ्स सेट की हैं, उस ब्रेथ को और वॉल्यूम ऑफ एयर को ये जरूर डिलीवर करता है। ऑप्शन ए असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन, ऑप्शन बी प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन, ऑप्शन सी प्रेशर कंट्रोल इन्वर्जन रेशियो वेंटिलेशन, या फिर ऑप्शन डी सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। बिल्कुल सही है आपका जवाब। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। SIMV मोड का नाम आपने सुना होगा, सिंक्रोनाइज्ड इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन। इस मोड में पेशेंट द्वारा किए गए ब्रीथिंग एफर्ट्स को नहीं रोका जाता, लेकिन जितना वॉल्यूम और ब्रीथ्स आपने सेट की है, ये उसे जरूर डिलीवर करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which would be an expected finding during injection of dye with cardiac catheterization? किसी क्लाइंट को कार्डियक कैथेटर लगाते समय जब डाई इंजेक्ट की जाती है तो उस समय पेशेंट को क्या फील होता है? ऑप्शन ए, उसे जिस जगह पर इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया गया है, डाई इंजेक्ट की गई है, उससे दूर वाले बॉडी पार्ट्स में ठंड महसूस हो, ठंडा ठंडा लगे। ऑप्शन बी, उसको जिस जगह पर ड्रग पहुंच रही है, डाई पहुंच रही है, उस जगह पर वार्म सेंसेशन हो। ऑप्शन सी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो। ऑप्शन डी, पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज में इचिंग हो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे ही पेशेंट में डाई इंजेक्ट की जाती है, उसे एक्सट्रीमिटीज के अंदर वार्मथ फील होता है, यानी उसे गर्मी का एहसास होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके अलावा ऑप्शन ए में कहा गया है कि डाई इंजेक्ट करने के बाद एक्सट्रीमिटीज में यानी हाथ पांव में कोल्डनेस फील हो, ये नॉर्मल नहीं है। इस फाइंडिंग का मतलब है कि क्लाइंट के अंदर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया है कि क्लाइंट को बहुत तेज चेस्ट पेन होगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि चेस्ट पेन होना हार्ट अटैक को बताता है। ऑप्शन डी के अंदर कहा गया है कि क्लाइंट में डाई इंजेक्ट करते ही इचिंग शुरू हो जाएगी। अगर पेशेंट को इचिंग होती है तो इसका मतलब है कि उसे इस डाई से एलर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzyme released by the sperm which allows the penetration of ovum is called। स्पर्म के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज करवाकर ओवम में एंट्री ली जाती है, पेनिट्रेशन किया जाता है? एमाइलेज, हाइलुरोनिडेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। Yes, exactly. Option B is correct here. हाइलुरोनिडेज के द्वारा एक ओवम में छेद किया जाता है, यानी पेनिट्रेशन किया जाता है, और इसी ओपनिंग से स्पर्म एंट्री लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट whose admission is an involuntary admission is posted for electroconvulsive therapy. Based on this information, nurse determines। किसी पर्सन को इनवॉलंटरी बेसिस पर एडमिशन दिलाया गया। अब इस पेशेंट में ईसीटी प्रोसीजर होना है। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से नीचे बताए चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है, इस प्रकार के एडमिशन वाले पेशेंट्स में
इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी कहता है इस प्रकार के एडमिशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट फिजिशियन द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी कहता है इस प्रकार के एडमिशन में इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्लाइंट द्वारा ही दिया जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि इन्फॉर्म कंसेंट लेना है या नहीं, इस चीज का डिसीजन फिजिशियन लेगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक रिटन पेपर होता है जिस पर यह चीज मेंशन होती है कि इस प्रोसीजर के बारे में पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को बता दिया गया है, इस प्रोसीजर से क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इस सभी के बारे में बता दिया गया है। इस प्रोसेस के इन सभी बातों को जानते हुए भी पेशेंट हॉस्पिटल में इस प्रोसीजर को करवाना चाहता है और इसमें अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए हॉस्पिटल किसी भी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सभी बातें बताने के बाद उस पर क्लाइंट या फैमिली मेंबर्स के सिग्नेचर लेना, कंसेंट साइन कराना या इन्फॉर्म कंसेंट लेना कहलाता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की होती है, ना कि नर्सेस की। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पेशेंट मानसिक रूप से बीमार है लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर किया जा रहा है जिसमें जनरली कंसेंट लेना होता है तो आप उस मेंटली इल से कंसेंट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि पेशेंट चाहे मेंटली इल क्यों ना हो, आप उसके राइट को वायलेट नहीं कर सकते, उसके अधिकारों को आप नहीं कमजोर कर सकते। यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। जब भी किसी पेशेंट का इनवॉलंटरी एडमिशन करवाया जाता है तो इस सिचुएशन में कोई और पर्सन्स पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, पेशेंट खुद या उसके फैमिली मेंबर्स इसके एडमिशन को नहीं करवाते। जनरली यहाँ पर ऐसे मानसिक रोगियों को लेकर आया जाता है जो कि समाज के लोगों के लिए खतरा बन रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर ऑफ लाइट हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? किस कलर की लाइट का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होता है? वायलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। रेड कलर की लाइट का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है जबकि वायलेट कलर लाइट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। वाइट कलर जो है सभी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है जबकि डार्क कलर या ब्लैक कलर सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है। एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को हमने रैपिड फायर मैनर में आपके लिए तैयार किया। होपफुली हमारा ये एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम में ये आपके लिए बेनिफिशियल भी रहने वाला है। अगर आपको आज का ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस नॉर्सेट एग्जाम तक आपको दोपहर 3 बजे और रात 8:30 बजे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।